अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ ताहिर गौहरा साहब हैं और जब ताहिर गौहरा साहब होते हैं तो ज़रूर हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें कि ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है बल्कि हम इंटरनेशनली भी कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो आज जो फर्स्ट टॉपिक है ऑफ कोर्स वो हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट की। जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनके बारे में पूछेंगे सर से और ये भी पूछेंगे कि क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे होंगे यूएस के साथ और यूएस के रिलेशंस कैसे होंगे पाकिस्तान और भारत के साथ भी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो सर जैसे आपने सुना ही मैंने इंट्रो में क्या जी। कहा, तो आपको क्या लग रहा है रिलेशंस कैसे रहेंगे और अफगानिस्तान भी अगर हम साथ जोड़ लें तो उसमें आप क्या चेंजेस देखते हैं अब इस नए प्रेसिडेंट के साथ? देखिए, जो बाइडेन वैसे तो नए प्रेसिडेंट हैं, मगर इससे पहले यानी 4 साल पहले वो 8 साल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उससे भी पहले वो कई साल दहाइयों तक वहाँ के हाउस में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक सीजन्ड और पुराने पॉलिटिशियन हैं और अगरचे अब उनकी 78 ईयर एज है और अमेरिका की पॉलिटिक्स भी बदली हुई है। मैं सीधा आता हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान के साथ यूएस के कैसे तल्लुकात रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान के साथ यूएस के तल्लुकात ट्रंप के ज़माने में भी सवाए 2-3 ट्वीट्स जो गर्मा-गर्म हुई थी, उसके अलावा कोई बुरे तल्लुकात नहीं थे बज़ाहिर। इमरान खान भी जब भी मिलने गए प्रेसिडेंट ट्रंप से तो उन्होंने उनको अपना दोस्त ही कहा। अब वो प्रेसिडेंट की वजह से पाकिस्तान के साथ कितने अच्छे तल्लुकात यूएस के रहेंगे, ये एक अलग बहस है और यूएस के पाकिस्तान के साथ कैसे तल्लुकात इनफैक्ट रहेंगे, ये दूसरी बहस है और ये दूसरी बहस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप की वो बड़ी धुआंधार ट्वीट्स भी आई, इमरान खान ने भी धुआंधार उनका जवाब दिया, वो बात खत्म हो गई। उसके बाद जब ये गए उन्होंने कश्मीर की मीडिएशन की भी बात की, लेकिन क्या यूएस की एस्टैब्लिशमेंट ने यानी पेंटागन ने और इदारों ने कोई मीडिएशन पे बात की? वो बिल्कुल बात नहीं की, ना वो एजेंडा था। वो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना ही वो स्लिप ऑफ जो होता है ना टंग वाला मामला था, वो उनका स्टाइल था। तो वो उससे तो कोई फ़र्क मेरा नहीं ख़्याल नए प्रेसिडेंट के आने से पड़ेगा। पॉलिसियाँ वही रहेंगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से यूएस की जो डीप स्टेट है, जो उनके इदारे हैं, सीआईए हो, पेंटागन हो, वो ये बात प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में ही तय कर चुके थे कि पाकिस्तान ने हमें कुछ चीज़ों में बिट्रे किया है और वो उस बात से खुश नहीं थे। एक फैक्टर, दूसरा उनका जो झुकाव ओबामा के ज़माने में ही शुरू हो गया था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, जो पेंटागन का, कि हमने भारत को जो एक तरह से इग्नोर किए रखा है, वो हमसे गलती हुई है क्योंकि उस रीजन में भारत के साथ हमारी शराकतदारी बढ़नी चाहिए। ये ओबामा के ज़माने में तय हो गया था जब ओबामा गए थे भारत और ट्रंप के ज़माने में ये बात ज़रा लाउड स्पीकर पर ज़्यादा कही गई। लेकिन इनफैक्ट ट्रंप एक ढोल बजाने वाले प्रेसिडेंट थे, ढोल बजाते रहते थे, लेकिन पेंटागन का जो मामला था वो ये जो ओबामा की रजीम में शुरू हुआ था भारत के साथ नई रिलेशनशिप इस्तवार करने का, वो ज़्यादा बढ़ा और मेरा ख्याल है कि जो बाइडेन के आने से वो अमेरिका में जो पॉलिटिकल उथल-पुथल हो रही है और होती रहेगी, वो तो अपनी जगह पे इंटरनल बात है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिसियाँ पेंटागन ने ओबामा के ज़माने में सेट की थी, वही पॉलिसियाँ प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में आई, वही पॉलिसियाँ आगे जो बाइडेन के ज़माने में चलेंगी। यानी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा होगा, बगैर ढोल बजाए, ये कहे बगैर कि ट्रंप के ज़माने में तो डू मोर कह देते थे, शायद इनके ज़माने में डू मोर की बात ना करें। वो कहेंगे कि जी आप वही जो टेररिज्म के इश्यूज़ हैं उनको फिक्स करें, चाइना के साथ जो आपकी शराकतदारी जिसमें हमारे इंटरेस्ट ख़राब होते हैं उसको ख़त्म करें। और आपने बात बीच में की थी अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान के हवाले से हाँ, यहाँ पे ज़रूर फ़र्क आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख़्याल था कि हम अफ़गानिस्तान से निकल जाएँ, पाकिस्तान की कुछ थोड़ी बहुत मदद ले सकें तो ले लें। जो बाइडेन सरकार शायद पाकिस्तान की मदद भी नहीं लेना चाहेगी। वो अफ़गानिस्तान से जो प्रेसिडेंट ट्रंप का निकलने का प्लान है, उसमें अब थोड़ा-सा वो चेंज आप देखेंगे। वो फौरी तौर पर नहीं निकलेंगे वहाँ से।
वो जितना निकल चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब वो वापसी करेंगे कुछ पॉलिसीज के हवाले से, क्योंकि चाइना के हवाले से अमेरिकन कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और फिर रशिया के हवाले से जो बाइडेन रशिया के हवाले से ज़्यादा सख्त होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप रिलेटिवली लीनियंट थे, उनकी एक अपना सोच का अंदाज था। तो अफगानिस्तान में जो बाइडेन की प्रेजेंस बढ़ेगी और पाकिस्तान पे उनकी डिपेंडेंसी कम होगी। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में भी डिपेंडेंसी कम थी, मगर जो अफगान पीस मिशन के मिस्टर खलील थे, वो अब उनके दौरे या मैं कहूँगा आनियाँ जानियाँ कम हो जाएंगी, बिकॉज वो नहीं रहेंगे इसमें, इस सीन में उनको मेरा भी ख्याल बढ़ता जाएगा। अब नए लोग आएंगे जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, जो अफगानिस्तान का पीस टॉक है सो कॉल्ड, वो उसको लीड करेंगे और वो पाकिस्तान पे कम डिपेंड करेंगे, मतलब बातचीत चलती रहेगी। भारत के साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तल्लुकात जो हैं वो पेंटागन के वो और बढ़ेंगे, साउथ चाइना सी में उनके तल्लुकात या काम की जो कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, वो मुझे लगता है वो और बढ़ेगी। भारत के साथ कारोबारी शराकत दारी भी और बढ़ेगी। तो भारत के साथ तल्लुकात मुझे नहीं लगता कि कोई ख़राब होंगे नई एडमिनिस्ट्रेशन आने से, बेहतर होंगे। पाकिस्तान के साथ भी ख़राब नहीं होंगे, चूँकि पहले ही को बहुत ग्रेट नहीं है वो, मतलब उनका चेक एंड बैलेंस अमेरिकन का पाकिस्तान पे और बढ़ेगा। सर, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि अगर अब हमें डू मोर के लिए कहा गया तो हम नहीं करेंगे, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम उनके अंडर काम नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया है कि वो अमेरिका को इनकार कर सके? और दूसरा, पाकिस्तान जो एक तरह से ना में जवाब दे रहा है यूएस को, तो वो क्या चाइना की वजह से है कि हमारा झुकाव अब चाइना की तरफ ज्यादा है और चाइना की नहीं बनती यूएस से? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। एक बात यह है कि अमेरिकन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन डू मोर की बात खुल्लम खुला तो नहीं करेंगे, तो फिर इमरान खान के लिए कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं होगा, वो अंदर ही अंदर बात करेंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में तो खुल्लम खुला बात होती थी ना, तो वो इनके लिए एक एम्बैरेसमेंट होती थी, फिर उनको ट्वीट का जवाब ट्वीट से देना पड़ता था। अब कोई ऐसी ट्वीट भी नहीं आया करेगी, कोई ऐसा वीडियो भी नहीं आया करेगा, तो वो फिर इनको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होगी आपके लिए और मेरे लिए, कोई ये एक तरह से स्क्रूटनी नहीं होगी इमरान खान के लिए कि भाई अमेरिकन ने कहा डू मोर, आप करें। वो हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो और इमरान खान को भी एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। अब ये सवाल कि क्या वाकई वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि अमेरिकन की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, ना ये कभी पहले इस पोजीशन में थे, ना आज हैं, ना कल होंगे। चाइना की वजह से शायद आपका ये पूछना कि क्या चाइना के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात पाकिस्तान के, बज़ाहिर पाकिस्तानी कहते हैं, तो इस वजह से क्या वो अमेरिकन के खिलाफ खड़े हो सकेंगे? ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान के। मैं नहीं समझता कि चाइना के साथ इनफैक्ट बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और चाइना भी इस बात का इजहार बार बार करता रहता है कि पाकिस्तान से जो हमें तवक्कुआत होती हैं पाकिस्तान उस पर पूरा उतरता नहीं, तो वो चाइना की तरफ से इन पर भी दबाव रहता है। अब पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि इनके बहुत मसाइल हैं। मेरे लिए एक तरह से कभी कभी मुझे हमदर्दी भी उठती है कि यार ये तो फंसियों में दोनों तरफ से ही। उसकी वजह इनकी अपनी जो हमाकतें हैं, मैं कोई इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मुसलसल जो चली आ रही हैं, सरकारों की भी मैं बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में जी जरदारी का कोई उनसे गलतियां हुई हैं या नवाज शरीफ से हुई हैं, बिल्कुल उनसे भी कुछ नहीं हुआ। सारे का सारा किया धरा जो है बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों का है। तो एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और प्रिसाइजली टूवर्ड्स अमेरिकन, टूवर्ड्स चाइनीज, टूवर्ड्स अरब कंट्रीज और इवन टूवर्ड्स एनीवन तय करती है। तो जो भी अच्छा या बुरा हुआ है पाकिस्तान में, इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट ही है। वो सामने फ्रंट फेस पे कभी नवाज शरीफ को, कभी इमरान खान को बिठा के कह देते हैं जी ये इनका किया धरा है, ये भी फेयर बात नहीं होगी। इमरान खान सिर्फ तोते की तरह बोलने के लिए रखे गए हैं, ये जरा ज्यादा बेहतर तोता है। इससे पहले जो तोते थे वो इतने ज्यादा अच्छे तोते नहीं थे एस्टेब्लिशमेंट के। तो इमरान खान इसलिए फ्रंट लाइन पे आते हैं।
तो चाइना के साथ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। इनफैक्ट उसमें बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाइना के साथ जाना चाहते, मगर अब इनके पास मजबूरियां बहुत बनी हुई हैं। तुर्की के साथ जाना चाहते हैं, तुर्की से कुछ मिलता नहीं, अरबों से कुछ ना कुछ मिलता रहता था, वो अब मिलना बंद हो गया। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, नट क्रैकर में फंसा हुआ। मतलब मैं दुख से ये बात कर रहा हूँ, हमदर्दी से ये बात कर रहा हूँ, कोई इसमें मैं कोई इसको एंजॉय नहीं कर रहा, ना ये एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि उसमें अवाम, गरीब अवाम पिसेंगे, और जो बेचारे पहले ही महकूम वहाँ की अकलियतें हैं जो मसाइल का शिकार रहती हैं, उन पर भी दबाव पड़ेगा। तो दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर पाकिस्तान के अमेरिकन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ जाने के बावजूद। अभी तो खैर आधा घंटा हुआ है उनको आए, और जब ये शो जाएगा ऑन एयर कुछ घंटे हो जाएंगे, तो वो भी तो वक्त लगेगा, लेकिन ये हम एंटिसिपेट पहले से कर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी करेंगे कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस जू के तू रहेंगे जब तक पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अपने तरीकाकार में बदलाव नहीं लाती। तो सर, ये जो इनके नए प्रेसिडेंट आए हैं जो बाइडेन, उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से भी कुछ कहा था, वादे किए थे कि उसको वो देखेंगे। उसमें आपका क्या ख्याल है कि कहाँ तक उस पर वो कुछ बोल सकेंगे, कुछ काम कर सकेंगे? देखिए, जो बाइडेन का इस्लामोफोबिया के हवाले से, या अभी वो कह रहे हैं कि जिन जिन मुस्लिम कंट्रीज के बारे में बैन लगाया हुआ था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, हम वापस लेंगे, तो ये सब मेनली अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए है, क्योंकि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये वादे किए थे, ये दावे किए थे, तो वो उसलिए उसको करेंगे। वो एक लेफ्ट की जो है एक खास आइडियोलॉजी की बुनियाद पर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो वो जाहिर है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वादे किए थे जिस तरह के, तो उन्होंने उन वादों पे अमल किया, चूंकि उन्होंने वो सख्त वादे करके आए थे कि जी मैं बैन लगाऊंगा, मैं ये जो इस्लामिक टेररिज्म इसके खिलाफ लड़ूंगा, तो उन्होंने वो वादे पूरे किए। अब ये चूंकि दूसरी आइडियोलॉजी की सरकार है, तो ये बात करके आए हैं कि जी हम इस्लामोफोबिया के बारे में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नैरेटिव बड़ा सख्त किया था, हम उसका मुकाबला करेंगे, उसको खत्म करेंगे, तो ये बातें करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, अभी तो 8 घंटे भी नहीं हुए, अभी तो ये हनीमून चलेगा, और इनकी अपनी अमेरिका में इंटरनल पॉलिटिक्स की जो कश्मकश है, वो आइंदा 4 साल आप देखती रहेंगी। वो जिस तरह सदर ट्रंप के जमाने में जो इंटरनल पॉलिटिक्स हुई कि सदर ट्रंप को पहले दिन ही आते हुए कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट माय प्रेसिडेंट, जो उनके नहीं मानने वाले थे, इसी तरह आज कह रहे हैं जो बाइडेन को ना मानने वाले, वो कि यही कह रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट बाइडेन इज नॉट आवर प्रेसिडेंट। तो ये रेटरिक आइंदा 4 साल तक चलेगा, और इलेक्शन तो यहाँ पे ये नहीं है कि 4 साल बाद आएंगे, आप 1 महीने बाद ही, जो 2 साल बाद सेनेट के इलेक्शंस दोबारा होने होते हैं, उसकी ही मुहिम देखना शुरू कर देंगे। तो ये इस्लामोफोबिया और ये सारे इस तरह के जो इश्यूज हैं, ये अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स की कंजम्पशन के लिए है। इंटरनेशनली इस पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। और सर, अगर जैसे हम ट्रम्प की बात करें तो उनके जो 4 साल हैं उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि इंडिया भी वो उन्होंने विजिट किया और वहां पे भी आपने देखा कि किस तरह से वहां पे उन्होंने कोशिश की हिंदी बोलने की भी और सारा कुछ किया। तो देखने में तो यही आया कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस लगे उस वक्त। तो उनके 4 साल को आप कैसे देखते हैं ट्रम्प के? जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प के 4 साल, देखिए अगर हम अमेरिका के इंटरनल इश्यूज के ज़माने में देखें, के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो काफ़ी, मतलब मुझे तो वो काफ़ी सक्सेसफुल लगते हैं। इकॉनमी बहुत ऊपर गई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सख्त नैरेटिव रहा उनका। आपके सामने है कि उनके जाते जाते दिनों में उनका ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो गया, चूँकि वो फेक न्यूज़, फेक मीडिया की बात सुबह शाम किया करते थे। तो अमेरिका का जो 95% जो मीडिया है जो लेफ्ट से बिलोंग रखता है, वो उनसे नाराज था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह इजराइल और अरब वर्ल्ड में अच्छे ताल्लुकात बनाए, वो हिस्टोरिक हैं।
कोई उसको नहीं भूल पाएगा, अगर भूलना भी चाहेगा तो वो हिस्ट्री का हिस्सा है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया के साथ जो उन्होंने जो एक आध बैठक की और उसमें जो कम से कम जो बड़ी ही हीटेड इन्वायरमेंट रहती थी, खासतौर पर साउथ कोरिया और जापान की हर रोज कंप्लेन अमेरिका के पास होती थी कि ये कल हम पर शायद हमला ना कर दें, ये कल मिसाइल ना गिरा दें। तो वो वाली डिफ्यूज हुई सूरत हाल। फिर उन्होंने कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि बहुत कम गोलियां चलाए बगैर, बहुत कम अटैक किए बगैर, जितने मैक्सिमम इश्यूज वर्ल्ड के जहां पर अमेरिका आता है वो रिजॉल्व हो, वो उन्होंने वाकई किए। देखिए मिडल ईस्ट में कोई बम धमाके नहीं हुए, कोई पाकिस्तान में अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक नहीं हुए जो बज़ाहिर लेफ्ट और बज़ाहिर प्रो इस्लामिक प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में होते थे सुबह शाम। यानी वो उनको समझा जाता था कि ये इस्लामिक दुनिया के बड़े हमदर्द हैं और ये बड़े लेफ्ट के हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट में हुए, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में, खौफनाक। तो वो इनके ज़माने में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यानी ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे बदनाम प्रेसिडेंट ट्रंप को किया गया, मुसलमानों की तरफ से भी और लेफ्ट की तरफ से भी, और सबसे कम गोलियां इनके ज़माने में बरसी। इन्होंने कोशिश की कि ये सारे मामला टेबल पे हल हो, चूंकि बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन का यही काम होता है कि बिजनेस वो टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन हो जाए। इन्होंने मैक्सिमम हल किए, ज्यादा से ज्यादा वो कासिम सुलेमानी के अटैक का मामला था, वो भी इनका ये क्लेम था कि हमने चंद लोगों को मार के बहुत बड़ी जो थी टेररिज्म के सोर्स को खत्म कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप के ज़माने में, मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये अचीवमेंट थी उनकी कि दुनिया पे बम बरसाए बगैर, दुनिया पे गोलियां बरसाए बगैर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने टेबल पे ही हल कर ली। जो कि टेबल पे जब चीज़ें हल होती हैं तो डेफिनेटली गोलियां से हल होने से बहुत बेहतर होता है। लोग खाम खा मरें उससे बहुत बेहतर है। आईसिस का इन्होंने वाकई ही जो फाइनल उनका रह गई थी रेमिनेंट्स, उनका कला कमा किया। तो मैं इसको समझता हूँ कि ये बड़ा सक्सेसफुल रहा इनका टेन्योर। हाँ, कोविड के बारे में कहा जाता है जी कि ट्रंप की वो नलायकियों की वजह से हुआ। मैं नहीं इस बात को सच समझता, ये अनफेयर है कहना, इसलिए कि कोविड जहां जहां फैला, अब इंग्लैंड में तो ट्रंप नहीं थे ना, अब इंग्लैंड की आप 66 मिलियन पॉपुलेशन को देखें तो वहां पे जो अब तक डेथ्स हुई हैं, अमेरिका में जो डेथ्स बहुत ज्यादा हुई हैं, लेकिन अगर आप रेशियो निकालेंगे तो वो इंग्लैंड की ज्यादा निकलेंगी, शायद इटली की भी ज्यादा निकले। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वाकई चैलेंज था, चूंकि अमेरिका एक बहुत ही ओपन सोसाइटी है इंटरेक्ट करने में। तो जब ये वायरस आया इन्होंने रोकने की कोशिश की, मगर यूरोप में फैल चुका था, यूरोप से फिर ये अमेरिका में जब पहुंचा है तो अमेरिका में इसको रोका नहीं जा सकता था। जब ये पहुंच गया हाल यही था कि मतलब लॉकडाउन, अच्छा लॉकडाउन जब लगा है शुरू में मार्च अप्रैल में, तो न्यूयॉर्क में तो इनकी डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, लिबरल्स की हुकूमत है, मिस्टर कोमियो गवर्नर है, तो वो नहीं रोक सके थे। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को वैसे शुरू में अप्रिशिएट किया था, खराज तहसीन पेश किया था कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत कोविड को रोकने के लिए न्यूयॉर्क स्टेट की मदद की है। बाद में वो भी इस बात से मुकर गए। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स के झेले होते हैं वो पाकिस्तान और भारत में ही आपको नजर नहीं आएंगे, वो आपको कनाडा अमेरिका में भी वैसे ही नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप कुछ नॉन सीरियस से आपको नहीं लगे? जैसे एक वो लुक जैसे प्रेसिडेंट की होनी चाहिए उस तरह की नहीं थी, हमेशा ऐसा लगता था जैसे कुछ नॉन सीरियस सा कोई बंदा है और वो बात कर रहा है किसी भी कंट्री के जो है वो प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से। उनकी कभी वो अपीयरेंस नहीं आई जो उससे पहले के जो प्रेसिडेंट से उनकी आती थी। देखिए ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप एक अनकन्वेंशनल लीडर थे, कभी भी पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं की। वो बड़े ही जिसे कहते हैं हमारे मतलब साउथ एशियन एक्सप्रेशन बड़बोले किस्म के आदमी थे, और उन्होंने ट्विटर को जितना पॉपुलर किया अपनी बड़बोली बातों से, अपनी बेबाक बातों से, मेरा ख्याल है कि ट्विटर की जो आज की वैल्यू है उसमें आधा हिस्सा जो है उसको वैल्यू बनाने का वो प्रेसिडेंट ट्रंप का है। प्रेसिडेंट और उसी ट्विटर ने उनका गला घोंट दिया जाते जाते। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो जो हमने बनना था बन गए हैं और अब आपका तो गला घोंटते हैं। तो हालांकि मतलब ट्विटर को उनका ममनून होना चाहिए था जितनी मार्केटिंग उन्होंने ट्विटर की है।
क्योंकि उनकी तो हर स्टेटमेंट ही, हर आर्गूमेंट ही ट्विटर के जरिए आता था। जो अमेरिकन सदारती फरमान था वो ट्विटर पे हम देखते थे हर 2-3 घंटों बाद। तो ट्विटर पे जितनी ट्रैफिक उन्होंने बढ़ाई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ट्विटर को उनका ममनून और शुक्रगुजार होना चाहिए था कि भाई हमारी आधी वैल्यू, तो मैं तो कहूँगा आधे से ज्यादा ट्विटर की जो वैल्यू है, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का जो एसेट है ट्विटर, वो बट जस्ट बिकॉज ऑफ कंजम्पशन बाय प्रेसिडेंट ट्रंप था। तो इसीलिए आप देखिए कि वो ट्विटर से इन्होंने बैन किया तो 4-5 बिलियन डॉलर उनकी उसी दिन ही वो वैल्यू डाउन हो गई थी। तो एनी हाउ वो जो इनका एक नॉन सीरियस एस्पेक्ट है वो यही है कि प्रेसिडेंट की तरफ से कभी इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स वो ट्विटर पे नहीं आया करती थी 8-2 घंटे बाद। वो तो व्हाइट हाउस की एक प्रेस ब्रीफ आती थी या इनका अपना कोई स्टेटमेंट आता था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल बिलाशुबा एक नॉन कन्वेंशनल प्रेसिडेंट थे। वो बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट तो दूर की बात है, किसी भी नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्मल कंट्री की तरह भी बिहेव करते थे। इसी वजह से उनको चाहा भी जाता है, इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। जो उनके चाहने वाले हैं वो इसी वजह से चाहते हैं कि यार शुक्र है कि कोई तो प्रेसिडेंट आया जिसने नॉन कन्वेंशनल तरीकों से उन चीजों को एड्रेस किया जिनको एड्रेस करने की किसी भी कन्वेंशनल प्रेसिडेंट को हिम्मत नहीं होती। तो इसी वजह से उनकी चाहत में इजाफा हुआ, इसी वजह से उनके खिलाफ नफरत में भी इजाफा हुआ। बिल्कुल ठीक। सर जैसे आपने बात की तो अब हम अब अगर अपने इलाके में थोड़ा सा आ जाएं और अभी रिसेंटली जो है वो अर्नब गोस्वामी जी टॉप टीवी एंकर, टॉप जर्नलिस्ट इंडिया के, उनकी व्हाट्सएप लीक्स आपने देखी होंगी। क्या क्या समझते हैं आपके, ये क्या हुआ है और कितना ये सीरियस मैटर है या बस ऐसे ही कोई खास बात नहीं है? नहीं देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर नहीं होता। हम जर्नलिस्टों में, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, हम जर्नलिस्टों में कोई आपस में इस तरह की कैंडिड बात होती रहती है और सम टाइम पॉलिटिशियन के साथ भी जब हमारी बातचीत होती है तो वो होती रहती है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो और तो बेचारे के पास है कुछ नहीं, वो क्या करे? उसको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना डिस्ट्रैक्ट करने का। अब वो मतलब अरसा दराज से जब से आया है हर दूसरे तीसरे महीने कहता रहता है कि मैं दुनिया को अलर्ट कर रहा हूं कि भारत पाकिस्तान पे किसी वक्त हमला करेगा और मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि पहले तो वो कहा करता था न्यूक्लियर चला देगा, वो कम से कम ये नहीं कहता। तो अब ये बात कहता था और है। अब उस बेचारे को मौका चाहिए होता है, वो क्या करे? मैं उसकी भी मजबूरी इमरान खान की भी समझता हूँ कि उसके पास कुछ और करने को है नहीं। तो जब वो ये भी एक तरह से लीक आई, व्हाट्सएप लीक आई अर्नब गोस्वामी, इमरान खान को और मौका मिल गया कि जी मैं हम ना कहते थे कि ऐसा है। लेकिन अब इमरान खान की वो जो कैफियत है उसकी अपनी जनता भी नहीं मानती। वो कहती है कि भाई छोड़ो इन बातों को, ये सब तो अब सोशल मीडिया के जमाने में चलता रहता है। अगर तुम्हारी बातें जो लीक होके आती रहती हैं, तुम्हारे मिनिस्टर्स की आती रहती हैं, अगर हम उनका यानी बात का बतंगड़ बनाना चाहें तो वो बात खत्म नहीं होगी। हमारे मसाइल की बात करो, हम मर रहे हैं, हमारा बुरा हाल है इस मुल्क में, उसकी बात करो। अब उसकी अपनी जनता ये कहती है और मुसलसल कह रही है। तो इमरान खान फिर उनको कहता है कि देखो यार वो एक कोई एनजीओ है छोटी मोटी यूरोप में, डिसइंफो लैब, उन्होंने ये बात करती है, हालांकि वो खुद डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है, डिसइंफो लैब। वो पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी हो या पाकिस्तान की मिनिस्ट्री हो, उनके लिए एक मिल जाता है कि चलिए यार अवाम को अब हम ये देते हैं नैरेटिव, ये चूरन देते हैं कि जरा यार ये छोड़, भूल जाओ ये आटे तेल का भाव, ये देखो यार इंडिया के बारे में ये खबर आई। अब अर्नब गोस्वामी एक टेलीविजन चलाते हैं जिस तरह आप और मैं कोशिश करके अपना जर्नलिज्म का सिलसिला चलाते हैं, वो जरा हमसे बड़े लेवल पे चलाते हैं। तो वो जाहिर है पॉलिटिशियन से भी उनका राब्ता होगा, कोई ना कोई बात। आपको पता पॉलिटिशियन इमरान खान हो, प्रेसिडेंट ट्रंप अभी बात कर रहे हैं, इवन बाइडन हो, कोई भी हो, पॉलिटिशियन तो वो लूज कैनन होते हैं ना, वो जैसे क्या कहते हैं वो तो कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं। अच्छा, उसको फिर ये पॉलिटिसाइज करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। मोईद यूसुफ जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनसे पिछले दिनों बीबीसी उर्दू ने पूछा था कि जी वो शेर आया की कहावत है और आप कहते हैं जी कि इंडिया हमला कर देगा। आज तक तो ऐसी बात नहीं हुई। अगर वाकई कर दिया तो दुनिया फिर आपकी बात नहीं मानेगी, दुनिया कहेगी पहले भी आप कहते रहे। तो मोईद यूसुफ ने यही कहा कि हम फिर भी कहते रहेंगे,
यानी उनकी ढिठाई देखी है। यही ढिठाई इमरान खान की है कि यार अब हमारे पास कुछ और कहने को तो है नहीं, कोई नैरेटिव तो है नहीं, तो हम यही कहते रहेंगे, देखें 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 भारत, देखें भारत का चेहरा देखें। तो वो अगर इन छोटी छोटी बातों पे देशों का चेहरा देखा जा सकता होता, तो पाकिस्तान का चेहरा तो सबसे ज्यादा अब तक सामने आ चुका हुआ है। लेकिन सर, पाकिस्तान में भी जो जर्नलिस्ट हैं, जो टॉप जर्नलिस्ट हैं, जैसे अर्नब जी जैसे, तो उनकी बातचीत चलती है मिनिस्टर्स के साथ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस तरह से अगर कोई चैट इन केस लीक हो गई है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये सूट करता है कि वो इतनी सारी ट्वीट्स कर दें? मतलब उनके एडवाइजर्स हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो, उनको अभी तक शायद यही नहीं समझ आई कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक जर्नलिस्ट और टीवी एंकर की ट्वीट्स उठा के और मतलब शोर मचाए जा रहे हैं ट्विटर के ऊपर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को क्या सूट करता है कहना चाहे, कहने के लिए, बोलने के लिए, वो उनको खुद नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि वो उन पे क्या बात सूट करती है। जब उनको इस बात का खुद ही नहीं पता, तो वो आए बाएं शाएं तो मारते रहेंगे ना। तो इसीलिए पहले दिन से वो आए बाएं शाएं मारते रहे, अपना इमेज खराब कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका इमेज काफी खराब हो चुका है। इवन अपनी जनता में, अपनी आवाम में भी उनका इमेज काफी खराब हो चुका है इन्हीं आए बाएं शाएं की वजह से। तो अब वो अगर ये आए बाएं शाएं मार रहे हैं, तो उनको इस बात का ही कम से कम एहसास होना चाहिए कि उनका अपना इमेज खराब हो रहा है। लेकिन जब उनको इस बात का ही एहसास नहीं कि उनका कोई इमेज है, तो फिर उनको अपने ऊपर क्या सूट करना है, क्या सूट नहीं करना है, इसका एहसास तो कभी भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि उनको कभी इस बात का एहसास होगा। सर, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने जो है वो मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज गए और उन्होंने कहा कि जी, इमरान खान की पार्टी को इंडिया से फंडिंग हुई, इजराइल से फंडिंग हुई, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता और जो भी हुआ, और फिर ये प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब इमरान खान साहब आज किसी जगह गए हुए थे, वहां पे जो मीडिया थी उससे बात कर रहे थे कि जी हमें तो बाहर से लोगों ने पैसे भेजे हैं, फंडिंग हमारी तो फॉरेन फंडिंग केस भी जो का चल रहा है उसके ऊपर, और ये कि हमारे पास 40,000 लोगों के नाम और डिटेल्स हैं जिन्होंने हमें पैसे भेजे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर जिसे कहते हैं ना कि सफाइयां दे रहे हैं खड़े होके, रोड के ऊपर खड़े होके। तो क्या लगता है आपको कि क्या बात है, क्या इनको वाकई में कहीं से इंडिया से या कहीं से फंडिंग आई है? बल्कि उन्होंने कहा बीजेपी ने फंडिंग करी, इसलिए इन्होंने दुआएं की कि मोदी जी जीत जाए। मतलब ये बात तो खैर मेरी भी समझ में नहीं आई कि बीजेपी से पैसे लेकर और मोदी जी के लिए दुआ करने से क्या ऐसा हो सकता है कि मोदी जी हमारी दुआओं से जीत गए हो, कि इमरान खान साहब की दुआओं से जीत गए हो? तो मैं देखिए, जब कनाडा नया नया आया था, तो उस जैसे कि हम सब जो मुहाजिर होते हैं, तो एक छोटी मोटी कोई नौकरी कर रहा था, तो मैं साथ साथ एक अखबार भी छापता था। तो उन्होंने कहा जी, ताहिर किस तरह के ख्यालात हैं कि ये यहूदियों के भी एजेंट हैं, इंडियंस के भी एजेंट हैं, अमेरिका के भी एजेंट हैं। तो मैं बहुत दुखी हुआ। तो मैंने एक साहब से, जो कम्युनिटी लीडर थे, मैंने कहा देखो यार, मैं कितनी मामूली सी नौकरी कर रहा हूँ, तो अगर मैं एजेंट होता तो मैं ये नौकरी करता। उसने कहा कि तुम ये नौकरी करते रहो और ये भी मानते रहो कि तुम एजेंट हो, तुम्हारी जो है ना वो बनी रहेगी बनी रहेगी। उसकी वजह ये है कि इस कम्युनिटी में, समाज में किसी ने मानना तो है नहीं, तो तुम कहो कि हाँ मेरे तो बहुत राब्ते। तो अब इमरान खान को या पाकिस्तान की, देखिए ये सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है, इंडिया और इजराइल दो ऐसे कंट्री हैं, इसकी डुगडुगी बजाते हैं सारे। इमरान को मौका मिलेगा तो वो कह देगा जी कि जी इनको इंडिया तो सबसे ज्यादा होता है ना। मतलब पीटीएम के बारे में कहते हैं, बलोचिस्तान की मूवमेंट जो होती है उनके बारे में कहते हैं जी इंडिया से फंडिंग आती है। अब बलोच बेचारे कहते हैं कि भाई इंडिया से जो आती है हमें फंडिंग, जो हर कोई कहता है इंडिया कब फंडिंग करेगा, को बता दे, कोई इंडिया से पूछ के हमें बताए कि भाई इंडिया कब फंडिंग करेगा। तो मतलब इंडिया तो सोया हुआ है। अच्छा, इंडिया भी खुश है कि चले हमारी भी टोर बनी हुई है, नाम बन रहा है, चलता रहे। कभी इमरान खान कह देंगे कि भाई ये इंडिया से मदद ले रहे हैं ऑपोजिशन वाले, कभी ऑपोजिशन वाले कह देंगे हम सब एक ही कच्चे छट्टे के, एक ही खमीर के गुंदे हुए लोग हैं ना, वो भी कह देंगे चूंकि ये कार्ड चलता है। तो वो
अपोजिशन भी कभी कभी सोचती है, पीटीएम भी सोचती है, अपोजिशन सोचती है कि भाई हम पे कह देते हैं इंडिया इसराइल देता है, तो कभी हमें किसी अशोक भाई ने या बेंजामिन भाई ने आज तक पैसे तो नहीं दिए, तो कब आएंगे, कब मिलेंगे, हमें पैसे देंगे वो। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए मीडिया की डिस्ट्रैक्शन, मीडिया भी इन सारी बातों को समझता है, मीडिया भी उछालता रहता है। लेकिन ये कहना इमरान खान का कि हमारे पास 40,000 लोगों की लिस्टें हैं और ये है वो है, देखिए इनको जो मदद है पीटीआई को, मैं ये समझता हूँ, मेरे रफ हैं, मैं ये सोर्सेस इनको मिली है, इनको पाकिस्तानी जो पीटीआई के हमायती हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, उन्होंने मदद दी है ज्यादातर। मैं नहीं समझता कि इनको किसी कंट्री ने मदद दी होगी। इनको मदद या तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने दी है, क्योंकि वो उनको सिलेक्ट करना चाह रहे थे, लाना चाह रहे थे, या पाकिस्तान से बाहर जो रहने वाले जो पाकिस्तानी, अब उनमें से बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अगर गलत चैनल से पैसे भेजे हों, लीगल तरीके से ना भेजे हों, तो वो एक अलग बात है। मुझे याद है कि इमरान खान अपनी पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेन के लिए कनाडा आए थे, गलबन 2012 की बात थी, तो इन्होंने कोई चंद $1,000 कैश इकट्ठा किया, को $2 लाख एक फंड रेजिंग में इकट्ठा हुआ था। तो जब ये टोरंटो के एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जाने लगे थे, तो इनको टोरंटो की यानी कनाडा की इंटेलिजेंस ने ऑफलोड कर लिया था, और उसकी वजह ये थी कि ये कैश लेके जा रहे थे। पाकिस्तानी जिन्होंने यहाँ पे फंड रेजिंग की थी वो भी इलीगल नहीं थी। भाई आप किस तरह से यानी चेक लिखता हूं मैं यहाँ पे कनाडा में बैठ के पीटीआई को, तो पीटीआई क्या कनाडा के वो जो टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड है, तो ये इश्यूज होते हैं। वो इनको इसलिए कर लिया कि इनके पास हजारों डॉलर कैश निकला। उन्होंने कहा भाई किस खाते में आपको ये कैश मिला, कौन सा लॉ है जिसके जरिए आपको कैश मिला। तो इनके को 2.5-3 घंटे टोरंटो एयरपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन होती रही थी। ठीक है, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं ये होते हैं जो इनको पीटीआई को ये है। जैसे ये ब्रॉडशीट, पता नहीं वो क्या शीट है उसकी बात, जी बिल्कुल ब्रॉडशीट, ठीक है, तो उसमें भी अगर जब कभी फैक्ट्स आएंगे तो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, पाकिस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये फैक्ट्स आएंगे कि भाई आपके लिए जब चंदे इकट्ठे होते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो किस रूल्स के तहत इकट्ठे होते हैं। जो चंदा इकट्ठे करने वाले कैनेडियन पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी हैं, क्या वो उन्होंने कोई ऐसा यहाँ के टैक्स सिस्टम में कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है? तो ये एलिगेशन यहाँ पे बहुत सीरियस समझे जाते हैं। पाकिस्तान में तो इनकी कोई परवाह नहीं करता ना, पाकिस्तान में तो सिर्फ इसकी परवाह होती है कि पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, आ गए हैं तो शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आए तो 2 गालियां दे दो। ठीक है, तो वो सारे का सारा प्रॉब्लम है। लेकिन सर कहा यही जा रहा है कि इनकी फॉरेन फंडिंग जो केस जो चल रहा है उसका मतलब यही है कि घपले हैं उसके अंदर, वो पैसे गायब किए गए हैं, गलत डिटेल्स दी गई हैं, इलेक्शन कमीशन को भी गलत डिटेल्स दी गई हैं। और अगर कहा यह जा रहा है कि अभी जैसे उसका फैसला नहीं सुनाया गया, लेकिन अगर आ गया तो फिर इनकी गवर्नमेंट का टिकना मुश्किल है। और साथ ही इनके जो एक इनके मिनिस्टर हैं फैसल वावडा, उनके ऊपर भी एक केस था कि एक तो खैर उनका वो डुअल नेशनल केस तो चल ही रहा है, उसके लिए भी उनको लास्ट वार्निंग दी गई है कोर्ट की तरफ से कि आखिरी दे रहे उनको मौका कि वो सफाई अपनी कोई पेश कर सकते हैं तो कर दें, वरना फिर मुझे लगता है वो भी निकाले जाएंगे। तो उनका भी केस था कि उन्होंने अपने नौकर के नाम पे करोड़ों के अरबों रुपए कर रखे थे और उसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे, सारी चीजें थी। मैंने खुद अपने शो में, मैं जिस टीवी चैनल के साथ काम कर रही थी वहां पे चलाए थे, और उसके बाद हुआ ये था कि मेरा शो 2-3 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था और ओनर ने बुला के जरा खैरियत पूछी थी कि आप आराम करें 2-3 हफ्ते। तो लेकिन अब वही चीज सही साबित हो रही है और बहुत चांसेस हैं कि फैसल वावडा जो है वो अपना और कुछ नहीं तो डुअल नेशनलिटी में तो बाहर होंगे ही। तो सर ये इनकी जो गवर्नमेंट आई है इसमें तकरीबन वही सारी प्रॉब्लम्स हैं, वही सारी खराबियां हैं जिनको कह कर उन्होंने पिछली हुकूमत इन्होंने गिराई है। देखिए बात ये है कि ये एक म्यूजिकल सर्कस है पाकिस्तान में जो मैं समझता हूँ 70-72 साल से चल रहा है। चेहरे भी वही होते हैं, मसले भी वही होते हैं,
सम टाइम चेहरे बदल भी जाते हैं, मसले वही के वही होते हैं, और दावे और नारे बड़े बड़े होते हैं और वो सब खोखले होते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। अब इनकी सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं वो तो जाहिर है बाकी सरकारों की, पिछली सरकारों की मिनिस्टर्स की तरह पैसे बना रहे हैं, कहीं कम बना रहे हैं, कहीं ज्यादा बना रहे हैं, जितना हाथ लगता है उतना उतना अपना 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 हाथ दिखा रहे हैं। अच्छा, वो तो सब वैसे का वैसा चल रहा है। इनकी अगर सरकार चली जाती है तो इसमें उन मिनिस्टरों को काफी लॉस होगा कि वो जो पैसे बनाने के और चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान, मैं आपको दावे से कहता हूं, ये चाह रहे हैं कि इनकी सरकार चली जाए, क्योंकि उनको ये पता है कि उनसे कोई काम नहीं हुआ, कुछ डिलीवरेंस नहीं हुई। वो ये चाहते हैं कि वो सियासी शहीद बन जाएं दोबारा से और ऑपोजिशन में चले जाएं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये 5 साल इसी तरह, जिसे कहते हैं ना, इश्यूज चलते रहे, खटखड़ाक चलता रहा, ये सरकार भी इनकी चलती रही, 5 साल बाद कोई नई सरकार आती है इलेक्शन के जरिए, अगर ये दोबारा री इलेक्ट नहीं होते तो फिर तो ये सियासी शहीद नहीं है, फिर तो ये कंटेनर्स पे बैठेंगे नहीं जाके। तो इनको कंटेनर पे चढ़ दौड़ने का बड़ा अच्छा सुनहरी मौका मिलेगा कि अगर इनको फारिग कर दिया जाए। मेरी पर्सनली जो ओपिनियन है या ख्वाहिश है कि इनको फारिग ना होने दिया जाए, ये 5 साल इसी तरह घिसटते घिसटते चले और खुद फारिग हो। अगर इनको किसी भी मरहला पे फारिग कर दिया तो इमरान खान पर्सनली खुश होंगे, इनके मिनिस्टर्स खुश नहीं होंगे, क्योंकि इनके मिनिस्टर्स खासतौर पर जो पैसे बनाने वाले हैं और खासतौर पर जो नए नए मिनिस्टर्स हैं जो कभी पहले नहीं बने, वो तो बड़े उदास होंगे। शेख रशीद जैसे मिनिस्टर खुश ही होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कोई भी सरकार हो, कोई भी ट्रांजिशन हो, वो मिनिस्टर ही है, मिनिस्टर ना भी हो तो मिनिस्टर नहीं, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर लोग हैं, खास और खास लोग हैं। तो उस तरह के मिनिस्टर्स तो अपसेट नहीं होंगे। लेकिन ये जो नौ दौलती किस्म के मिनिस्टर आते हैं तो वो उनको जरा धचका लगेगा। लेकिन कोशिश अब तक उन्होंने इतनी कर ली होगी कि इतना पैसा बना लिया होगा कि आगे मुकदमे भी वो झेल सकें, लड़ भी सकें, फिर आ सकें, वो भी सियासी शहीद बन जाए। तो ये सारा म्यूजिकल जो चेयर है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की, ये बदकिस्मती से इसी तरह से चलती आ रही है, इसी तरह से चलती रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान क्या नारे लगा के आए हैं, क्या दावे करके आए हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर ये तो खुद कह रहे हैं कि हम बगैर तैयारी के आ गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और बहुत कुछ चीजें जो है वो हद से ज्यादा खराब हो गई हैं इनके यहाँ पर, इनकी यानी इनकी गवर्नमेंट आने के बाद। तो क्या सिर्फ इसलिए कि ये दोबारा ना आ सकें या लोग अच्छे से इनको देख लें, मजीद चीजों को खराब होने दिया जाए? देखिए, बात ये है कि ये बहुत मलाइशिया का, सॉरी बात काट रही हूँ सर, मलाइशिया में जो प्लेन रोका था वो भी आपके सामने, मतलब कोई चीज नहीं बची, ना रेलवे, ना पीआईए, ना स्टील मिल, ना पीटीवी। आपने देखा पीटीवी से भी नईम बुखारी साहब को निकाला गया। देखिए, ये बात तो आपकी बहुत जायज है कि इस सरकार की जो ज़बूं हाली है या इस सरकार ने जो बुरा हाल किया है, इसकी मिसाल पहले माजी में नहीं मिलती। इनका ये कहना कि हम बगैर तैयारी के आए हैं, ये असल में इनके पास तैयारी ही कोई नहीं थी। ये तैयारी करके भी आए तो ऐसे ही आएंगे, क्योंकि इनका, इमरान खान का एक पर्सनल प्रॉब्लम भी है ना, वो हीरो आदमी है, वो हर चीज को जानते हैं, फिलंथ्रोपिक भी हैं, हर चीज में वो बेहतरी करना चाहते हैं। तो ये जो उनका एक जो नरगसियत है ना इमरान खान की, कि आई नो एवरीथिंग एंड आई एम द वेल विशर ऑफ एवरीथिंग, ये नरगसियत और अवाम को मार रही है। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या फिर ये 5 साल इसी तरह चलते रहे तो अवाम की बेचारी का तो और कबाड़ा हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात जरूर है। अब मसला ये है कि ये फिर जाएं कैसे? जाएंगे तो इसी तरह से ना, ये जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, क्योंकि स्कैंडल्स तो हर हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में हमें हमेशा से रहते हैं, क्योंकि दूध का धोला तो वहां कोई भी नहीं है। तो अब इनके खिलाफ जो स्कैंडल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। वो इसलिए कि वो लाने वाले भी सोचते हैं कि भाई चले जाएं, इमरान खान खुद भी सोचते हैं कि मेरे जाने का रास्ता भी तो कोई हो ना, चूंकि ये स्कैंडल्स, अगर चूंकि इन स्कैंडल्स के आने से इमरान खान को जेल में नहीं चले जाएंगे,
अगर चले भी गए, अगर ये अपोजिशन में गाते हैं, रिवेंज के तौर पर इनको जेल में भी रखते हैं, ये इनका वो बुरा हाल नहीं होगा जो जरदारी के साथ रहा या जो इमरान या जो नवाज शरीफ के साथ रहा। तो ये जरा फिर भी लाडले ही रहेंगे, क्योंकि इनको फिर आगे इस्तेमाल करना होगा ना। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने इनको आगे भी तो इस्तेमाल करना है ना, ये अगर ना भी प्राइम मिनिस्टर रहे तो अगर ये चले जाते हैं तो कोई उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ स्कैंडल आए, कुछ ये शोर डालें, कुछ अपोजिशन उसकी एक्सक्यूज ले, कुछ अपोजिशन उसको जस्टिफाई करे, तो उस तरह ये चले जाते हैं तो ठीक है। इनके जाने के बाद इतने बुरे हालात नहीं होंगे, जो भी ये सेटअप आएगा, जाहिर है मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का मिला जुला ही सेटअप होगा ना, पीडीएम जिसको हम कह रहे हैं। तो वो फिर भी कुछ तजर्बाकार लोग हैं, कुछ ना कुछ ठीक करेंगे। मगर सवाल ये है उन बेचारों के सर पे जो ये गंद करके जाएंगे, उन उसको सुधारने की उनके ऊपर क्यों जिम्मेदारी होनी चाहिए? ये भी तो अनफेयर बात है ना। क्योंकि सर लाहौर का जो हाल किया है ना इन्होंने, लाहौर को तो आप चेक कर सकते हैं, नेट पे भी लोग रो रहे हैं कि लाहौर में इतना ज्यादा गंदा कर दिया जो शहबाज शरीफ साहब के टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं था। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नवाज शरीफ साहब के टाइम पे ठीक थी और अभी लोग मतलब कहते हैं कि रोटी सर 20 रुपए की हो गई है, एक नान जो मजदूर खाता है, और पहले वो 3 साल पहले या 2.5 साल पहले 5 रुपए की थी। ठीक है, तो लोगों को तो मतलब लोग तो रोएंगे अगर और रह गए। देखिए लोग तो रोएंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन बेचारे लोग किसी न किसी तरह से पहले भी रो ही रहे हैं। कोई ना कोई तबका रोता ही रहता है, दुख से मैं कह रहा हूँ। जो इख्तदार में होता है उनका तबका तो कुछ खुशहाली की बात करता है, उनके खिलाफ जो लोग होते हैं वो बेचारे रोते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पाकिस्तान की आम गरीब आवाम है, जिसका किसी भी तबके से ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ दाल रोटी खाना चाहते हैं, वो इसके दौर में, इमरान खान नियाजी के दौर में बहुत ही बुरी तरह पिस गए हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि 20 रुपए की तो सिर्फ खाली रोटी हो गई है, और एक गरीब आदमी ने तो 2-4 रोटियां और दाल ही खानी है, उसके अलावा तो उसका बेचारे का वहां पे कोई मतलब एम्बिशन ही नहीं होता। क्योंकि सर सैलरी और मजदूरी उधर ही है ना जहाँ पे 3 साल पहले थी, या तो वो भी बढ़ा दी होती, वो नहीं बढ़ी है। सैलरी और मजदूरी भी वही है और जॉब्स खत्म हो रही है। और फिर ऑफ कोर्स जो कोविड आया है उसमें तो इमरान खान का कसूर नहीं है, वो उस कोविड ने सत्यानाश और कर दिया हालात का। तो चैलेंजिंग ज़माना तो बहुत है, लेकिन कोविड की बात हो या पाकिस्तान के इंटरनेशनल मसाइल की बात हो, जो इस एस्टैब्लिशमेंट ने यानी इमरान खान के सेलेक्टर्स ने और इमरान खान की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना बुरा हाल किया है, उसको देखते हुए लगता है कि इनका चले जाना ही इनके हक में भी बेहतर है और पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि कुछ बेहतर हो जाए पाकिस्तान की आवाम के लिए खास तौर पे, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है उसका अपना तो इतना ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है जाने में, लेकिन आवाम को जो है वो बहुत पीछे धकेल जाते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा हालत सबकी खराब हुई होती है। आप यकीन करें इस्लामाबाद वो सिटी थी जहाँ पे हमें भिखारी नहीं मिलते थे, और अब निकले तो हर मार्केट में दर्जनों के हिसाब से लोग जो है वो फिर रहे होते हैं। कोई कहेगा कि जी मेडिसिन लेनी है, कोई कहेगा बच्चे की फीस देनी है, कि देखकर अजीब सा लगता है कि क्या हो गया लोगों को। और अच्छे भले लोग, ऐसे नहीं कि भिखारी वाले हुलिया होते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहने होंगे, मतलब जिसे कहते हैं व्हाइट कॉलर लोग हैं, लेकिन उनकी हालत ये कर दी है। बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।